हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। आज क्लास +2 इकोनॉमिक्स के अंदर मैं इंडियन इकोनॉमी चैप्टर को के एक चैप्टर ले रही हूँ, जिसके अंदर मैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के रिगार्डिंग बात करूँगी। ये पूरा चैप्टर मैं 2 पार्ट में बनाऊँगी। आज हम फर्स्ट पार्ट के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करूँगी। ये आपको मैं फर्स्ट टॉपिक ले रही हूँ, जिसके अंदर हमने क्या बताना है, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बतानी है, किसकी, इंडिया की बतानी है कि इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। दैट मीन्स बिफोर 1991 एंड आफ्टर 1991। बिफोर 1991 में, दैट मीन्स जब एलपीजी पॉलिसी हमारी अप्लाई 1991 में हुई थी, तो उससे पहले क्या था, तो दैट मीन्स वहाँ पे हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही थी। दैट मीन प्लानिंग जो था वो चल रहा था, जिसमें सिंस 1951 के अंदर हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को साइमल्टेनियसली वहाँ पे काम कर रहे थे। दैट मीन दोनों को ही इंपॉर्टेंस दिया गया था, बट किसको ज़्यादा दिया था, किसी को कम दिया था। इट मीन्स यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो प्री डोमिनेंट पोजिशन के अंदर था। दैट मीन्स उसका रोल सबसे ज़्यादा था। और प्राइवेट सेक्टर जो था उसका, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, उसको कंट्रोल किया गया था, रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, और साथ में उसको रेगुलेशंस के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम जो है वो पॉलिसीज़ पास करी जाती थी। और साथ में इम्पोज करी गई थी रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से लोगों का इन्वेस्टमेंट जो था उसके ऊपर बैन लगाया हुआ था। मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को चाहती थी कि सिर्फ इंडिया के अंदर की जो लोग हैं वो इंडिया के प्रोडक्ट्स ही खरीदें, बाहर से आने वाला सामान जो है वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे। और अब आफ्टर 1991 की बात करते हैं। आफ्टर 1991 जब एलपीजी पॉलिसी अप्लाई हुई, दैट मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, जिसमें मेजर शिफ्ट किया गवर्नमेंट ने, अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज किया, और जिसमें उसने एलपीजी मॉडल्स के अंदर बिगर रोल दिया किसको, प्राइवेट सेक्टर को। साथ में उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो बहुत इंस्पायर किया, ताकि हमारी कंट्री के अंदर पैसा आए। और इसी के साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस तैयार किए गए। दैट मीन्स जो हम प्रोडक्ट बाहर से मंगवाते थे, अब उनको यहाँ पे बनाना शुरू किया, उसके रिगार्डिंग एक स्ट्रैटेजी तैयार करी गई। और साथ में गवर्नमेंट का जो रोल है वो स्ट्रिक्ट कर दिया गया, और साथ में ये लाइबरल कर दिया गया। मतलब गवर्नमेंट जो थी वो एक वॉच डॉग की तरह काम करने लगी, और साथ में डेवलपमेंट में भी उसका रोल ज़्यादा कर दिया। बट यहाँ पे अगर आप देखें, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि 1991 में, बिफोर 1991 में वहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा था और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। अब आफ्टर 1991 यहाँ पे सब कुछ ओपन हो गया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंट रोल दिया गया, ज़्यादातर सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में चले गए, और मिनिमम सेक्टर जो थे वो गवर्नमेंट के अंदर आ गए। तो ये था आपका आउटलाइन ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय इंडिया। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं। हम एक आउटलाइन स्ट्रैटेजी ले रहे हैं, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अब ले रहे हैं कौन से कंट्री की, पाकिस्तान, क्योंकि चैप्टर का नाम आपका इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना है। ये समझ लीजिए पूरे चैप्टर के अंदर आपको 3 घरों की स्टोरी सुनाई जा रही है। एक घर की स्टोरी मैं सुना चुकी हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ गॉसिप। एंड देन पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हुआ उस टाइम पे, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक बिफोर 1988 और एक आफ्टर 1988। बिफोर 1988 के अंदर क्या था, यहाँ पे मिक्स्ड इकॉनमी थी, जैसे हमारी कंट्री में भी थी। दैट मीन्स दोनों को, पब्लिक को और प्राइवेट को, दोनों को ही इंपॉर्टेंट रोल दिया जा रहा था। इसी के साथ इंट्रोडक्शन किया उन्होंने वेरियस पॉलिसीज़ का। दैट मीन्स वेराइटीज़ ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो थे वो तैयार किए गए पाकिस्तान ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए। और साथ में टैरिफ प्रोटेक्शन जो थी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, और साथ में डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल ऑन द कंपीटिंग इंपोर्ट्स, ये सब लगाया गया। तो दैट मीन्स इसके रिगार्डिंग उन्होंने टैरिफ प्रोटेक्शन जो थे वो लगा रखे थे, ताकि जैसे हमारी कंट्री में भी ऐसे ही चल रहा था कि हम ये चाहते थे कि बाहर की कंट्री का जो सामान है हमारी इंडिया में कम एंटर करे, तो जिसके कारण हमने भी अपने टैरिफ लगा रखे थे, तो इन्होंने भी लगाए थे। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने भी ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, तो जिससे क्या था, इंक्रीज़ हुआ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनके राइज हुआ, इनकी प्रोडक्शन हुई बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स की। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो था, दैट में एग्रेरियन स्ट्रक्चर में ड्रामेटिकली चेंजेस आई, बहुत ज़्यादा अच्छी चेंजेस आई। दैट मीन्स, और इस तरह से इंपॉर्टेंस दिया इन्होंने रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द अर्ली 1970, जिसके अंदर उन्होंने नेशनलाइज कर दिया कुछ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को।
दैट मीन जैसे हमारी कंट्री में भी हुआ था, इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर चला गया ये। इसी तरह से उन्होंने रोल दिया प्राइवेट सेक्टर इन लेट 1970। गवर्नमेंट ने थोड़ी सी पॉलिसी में अपनी शिफ्टिंग करी और उन्होंने डी नेशनलाइजेशन किया, जैसे हमारी कंट्री में भी हुआ था। डी नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया और साथ में बहुत इंसेंटिव्स उनको देने शुरू कर दिए और न्यू न्यू इन्वेस्टमेंट्स को इन्होंने क्रिएट करना शुरू कर दिया इन द प्राइवेट सेक्टर। और फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द लेट 1970 की अगर हम बात करें तो इन्होंने, पाकिस्तान ने रिसीव किया फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से, उनको वेस्टर्न नेशन की तरफ से सपोर्ट आना शुरू हो गया, रेमिटेंसेस आनी शुरू हो गई, मिडल ईस्ट से पैसा आना शुरू हो गया और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ जो था इस कंट्री का बढ़ना शुरू हुआ। तो ये था बिफोर 1988। अब चलते आफ्टर 1988, दैट मीन्स यहाँ पे भी जैसे हमारे यहाँ पे एलपीजी पॉलिसी अप्लाई हुई थी, यहाँ पे भी इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने इन चीज़ों के अंदर रिफॉर्म्स किए, दैट मीन्स इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया, देन उसके बाद प्राइवेटाइजेशन किया, एफडीआई को मेन इंपॉर्टेंस रोल दिया। तो दैट मीन इनकी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में ये तीन चीज़ें जो थी वो मेन इंपॉर्टेंट रोल थी। चलिए अब तीसरे घर की बात करते हैं, दैट मीन्स द चाइना। अब इसकी भी एक आउटलाइन करते हैं, दैट मीन्स डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय द चाइना, जिसके अंदर हमने इसको फिर से 2 सालों में डिवाइड कर दिया है। इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे रिगार्डिंग द बिफोर 1978। तो बिफोर 1978 के अंदर यहाँ पे कुछ चेंजेस हुई, जिसके अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करते हैं। ये जो चाइना है ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड के तौर पे हमारे सामने आता है, जिसको स्टैब्लिश किया था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में। ये एक वन रूलिंग पार्टी थी जिसको उसने पूरी, ये एक ऐसी गवर्नमेंट थी जिसको उसने पूरे चाइना का कंट्रोल जो था इस गवर्नमेंट के हाथ में था, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है, वो सारा कंट्रोल इसी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर, दैट मीन्स वन रूलिंग, इसको वन पार्टी रूलिंग भी बोलते हैं, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। अब इसने क्या किया, दैट मीन्स इसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लगाया। तो ये कौन से साल में लगाया, दैट मीन्स द 1958 में, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन या फिर GLF कैंपेन। ये किसने इनिशिएट किया था, दैट मीन्स मियाओ ने, दैट इज द मॉडर्नाइज्ड चाइनीज इकोनॉमी। ये अब इनका मेन एम क्या था, मेन एम क्या था कि वो अपनी एग्रेरियन इकोनॉमी को, दैट मीन एग्रीकल्चर सेक्टर, वो चाहते थे कि वो मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाए। वो कैसे कन्वर्ट हो सकते थे, दैट मीन्स द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ। दैट मीन्स जितना ज़्यादा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, उनका ये मानना था कि उससे ज़्यादा उतना ज़्यादा ही उनकी जो इंडस्ट्री है, दैट मीन्स उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो जाएगी। और उन्होंने इनकरेज किया, क्या किया, पीपल्स को, कि आप अपनी बैकयार्ड के अंदर इंडस्ट्रीज़ को ओपन करिए। और साथ ही में उन्होंने कम्यून सिस्टम को स्टार्ट किया। कम्यून सिस्टम का मतलब होता है कलेक्टिव फार्मिंग करना, अंडर विच द पीपल आर मेड टू कल्टिवेट फार्म लैंड इन द चाइना। यानी कि एक विलेज है तो विलेज के अंदर वो जैसे 10 विलेजर्स हैं तो वो अलग अलग खेती बाड़ी कर रहे थे। अब उन्होंने बोला कि इसको कम्यून सिस्टम में डालो जी। तो उन्होंने सारे कल्टिवेटिंग लैंड्स को, जैसे एक विलेज को बोल दिया कि आपने कोई पर्टिकुलर जो खरीफ की फसल है वो उगानी है, या किसी पर्टिकुलर उसको बोल दिया कि आपने राइस उगाने हैं। दैट मीन्स कम्यून सिस्टम को उन्होंने कलेक्टिवली मोटिवेट किया। इसी के साथ 1958 में ही 26,000 कम्यून सिस्टम जो थे उन्होंने कवर किए, जिसमें ऑल द फार्म पॉपुलेशन शामिल थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे ड्रॉट्स आ गए। ड्रॉट मीन्स सूखा आ गया, जिसके कारण चाइना में 30 मिलियन पीपल जो थे वो मर गए। और इसी के साथ उनका बॉर्डर डिस्प्यूट अराइज हो गया रशिया के साथ। रशिया और चाइना में बॉर्डर डिस्प्यूट होने के कारण रशिया ने क्या किया, अपने जो प्रोफेशनल पीपल जो थे वो चाइना को पहले भेजे हुए थे ताकि वो चाइना के बंदों को ट्रेन करें। बट अब उन्होंने उनसे ये प्रोफेशनल पीपल जो थे वो विड्रॉ कर लिए, हैड बीन सेंट बैक देयर टू हेल्प टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। और वो जो प्रोफेशनल पीपल थे वो चाइना की इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के अंदर उनको हेल्प करते थे, दैट मीन्स उनके पर्सन्स को ट्रेन करते थे। बट अब उन्होंने इसको क्या कर दिया, आपस में डिस्प्यूट होने के कारण उन्होंने अपने बंदे वापस बुला लिए, तो जिसके कारण ये कैंपन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। इसी के साथ थर्ड पॉइंट के अंदर है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन उन्होंने स्टार्ट किया, दैट इज़ इन द 1966 टू 76 के अंडर ये चला, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल बंदों को स्कूल और कॉलेजेस से निकाल कर उनको बोला कि जाइए आप फील्ड में जाइए और कंट्री साइड में जाके अपना लर्निंग करिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया।
बट अब वही है कि रशिया के साथ उसके कन्फ्लिक्ट्स होने के कारण, क्योंकि इनको ये थोड़ी है कि बच्चों को आप बाहर भेज दोगे तो वो अपने आप ही सारा ट्रेन हो जाएंगे, तो उनके लिए प्रोफेशनल बंदे थे, बट वो बंदे कहाँ से आए थे? रशिया से आए थे। बट रशिया के साथ तो इनकी लड़ाई हो गई, तो उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पे इनकी ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो देखिए ये पॉइंट मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने। द रशिया हैड कन्फ्लिक्ट्स विद द चाइना, इट विथड्रॉ इट्स प्रोफेशनल हु हैड अर्लियर बीन सेंट टू द चाइना टू हेल्प द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन के अंदर भी प्रॉब्लम आई। चलिए बात करते हैं आफ्टर 1978, दैट मीन्स बी पार्ट के अंदर आ रहे हैं। चाइना के अंदर क्या हुआ, तो यहाँ पे रिफॉर्म्स किए गए। प्रेजेंट डे फास्टर, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फास्टर करने के लिए उन्होंने ये रिफॉर्म्स किए इन द 1978, जिसके अंदर उन्होंने एक फेस, दो फेस के अंदर इसको किया। इनिशियल फेस के अंदर उन्होंने किसको इनिशिएट किया? एग्रीकल्चर को, फॉरेन ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट सेक्टर को। और साथ में पहले तो उन्होंने कम्यून सिस्टम को इंस्पायर किया था कि आप इकट्ठे हो गए खेती बाड़ी करिए, बट अब यहाँ पे 1978 के बाद ये उल्टा हो गया। तो दैट मीन उन्होंने कम्यून लैंड्स को डिवाइड कर दिया स्मॉल प्लॉट्स के अंदर और उसको एलोकेट कर दिया इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, और साथ में उन्होंने अलाउ किया टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग द स्टिपुलेटेड टैक्स। एक टैक्स की पेमेंट करने के बाद ये लैंड की सारी इनकम वो एग्रीकल्चरिस्ट की ही होती थी। तो ये आपका इनिशियल फेज था। अब चलते हैं लेटर फेज के अंदर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा इंस्पायर किया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर फर्म्स, टाउनशिप, विलेज एंटरप्राइजेस, दैट मीन्स उनको बोला कि आप प्रोड्यूस करिए गुड्स को, और साथ में इस स्टेज के अंदर एंटरप्राइज ओन्ड गवर्नमेंट, दैट मीन्स स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, SOE जिसको बोला जाता है, उनके साथ उनका कॉम्पिटिशन्स होने लग गया। तो दैट मीन्स उन्होंने पब्लिक सेक्टर को भी ओपन कर दिया। इट मीन्स इस फेज के अंदर पब्लिक और प्राइवेट ओपनली कॉम्पिटिशन्स के अंदर उन्होंने इसको डाल दिए। नाउ ड्यूल प्राइस पॉलिसी का उन्होंने किया। ड्यूल प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो दो तरीके से उन्होंने करी, जिसके अंदर फार्मर्स को और इंडस्ट्रीज को पहले तो बोला गया कि आप बाय करिए या सेल कर सकते हैं फिक्स क्वांटिटीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के प्राइस के ऊपर वो अपना एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है वो सेल या परचेज कर सकते थे, और साथ में अगर कोई क्वांटिटी बच जाती है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को बेचने को, गवर्नमेंट को बेचने के बाद, तो दैट मीन्स भी दैट विल बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट एट द मार्केट प्राइस। तो ये इन्होंने ड्यूल प्राइस पॉलिसी जो थी वो तैयार करी थी। इस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी सेज जिसको बोला जाता है ये सेटअप किए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन उन्होंने क्यों सेटअप किए? तो उन्होंने बाहर की कंट्रीज़ के जो लोगों को इंस्पायर किया कि आइए आप हमारे कंट्री के अंदर आके इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करिए, आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी। उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को उन्होंने नाम दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप कर दिए गए, और उनको स्पेशल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आते थे, उनको बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस से विड्रॉल मिला, और साथ में उनको एडवांटेज दिया गया लोअर टैक्स एंड टैक्सेस एंड टैरिफ से। तो जो कंट्रीज़ के जो लोग हमारी इनकी कंट्री के अंदर आ रहे थे, सेटअप कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ को, तो टैक्स से भी रिलीफ हुआ, टैरिफ से भी रिलीफ हुआ। इसी तरह से हमारी कंट्री में भी ये चाइनीज़ मॉडल जो था वो अप्लाई होना शुरू हो गया। उन्होंने हमने देखा कि हाँ जी, साथ वाला घर तो जी चाइना जो बहुत राइज कर रहा है, इसके पास बहुत पैसा आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, इसको इंस्पायर कर रहे हैं, तो उनको देखते देखते फिर हमारी कंट्री के अंदर भी ये चेंजेस आने लगे। तो मैंने आपको ये 3 घरों की स्टोरी अभी सुनाई है, जस्ट फ्यू लाइंस मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने इंडिया की स्टोरी सुनाई, फिर आपको मैंने सुनाई डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की, फिर मैंने सुनाई चाइना की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिगार्डिंग द सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के सेम चीज़ें इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी चल रही थी। तो जिसके अंदर सबसे पहले है कि दोनों ही कंट्री जो थे, इंडिया और पाकिस्तान, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के अंदर जा रहे थे। उस तरह से उन्होंने स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ अगर दोनों कंट्रीज़ के देखें तो दोनों ही प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अंदर उन्होंने दोनों को सिग्निफिकेंट रोल दिया। पब्लिक सेक्टर को सबसे पहले ज़्यादा रोल दिया गया, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ का मेन मोटिव था कि पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा देना चाहिए ताकि प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो सके। इस तरह से प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने सेकेंडरी रोल के अंदर डाला, ताकि वो कहते थे कि वो उनका मानना, दोनों ही कंट्रीज़ का ये मानना था कि ये ना हो कि प्राइवेट सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा
रोल दिया। और दोनों ही कंट्री ने बाद में ग्रेटर फोकस दिया प्राइवेटाइजेशन को, जैसे 1981 में हमारी कंट्री और 1988 में उनकी कंट्री ने। और दोनों ही कंट्री ने डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी सिमिलर वे से तैयार करी, जैसे 5 ईयर प्लान तैयार किए। और 1951 में हमारा 5 ईयर प्लान तैयार हो गया था और उनका 5 ईयर प्लान तैयार हुआ था 1956 में। दोनों ही कंट्रीज़ ने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी जो थी वो तैयार करी ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। वो नहीं चाहते थे कि बाहर की कंट्री के जो लोग हैं वो हमारी कंट्री में आके हमारे प्रोडक्ट्स को कंपटीशन दें। तो इसलिए उन्होंने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी जो थी वो तैयार करी। और साथ में ये भी किया, ये भी कहा कि दोनों ही कंट्रीज़ का ये मोटिव था कि वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन तैयार करना चाहते थे। जो बाहर से मंगवाते थे वो सामान वो यहाँ पे वो बनाना चाह रहे थे और उन्होंने इस पे एफर्ट्स भी लगाए। और टिल 1980 में देखेंगे तो दोनों ही कंट्रीज़ का ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम जो थी वो बढ़ गई थी। और इसी के साथ सेम टाइम पे 1991 एंड पाकिस्तान ने 1988 में अपनी इकोनॉमीज़ में रिफॉर्म्स लेकर आए। तो दैट मीन्स हमारी कंट्री में रिफॉर्म जो थे वो बाद में आए, उनकी कंट्रीज़ में पाकिस्तान में सबसे पहले दैट मीन्स 1988 में आ चुके थे। तो ये आपकी सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ है। चलिए अब बात करते हैं चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी में। आपको पता है चाइना जो है वो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड में चाइना के पास जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा हो गई थी। तो उन्होंने इसीलिए ये पॉलिसी बनाई और अनाउंस किया और इसको इम्प्लीमेंट किया 1980 में टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। वो चाहते थे कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री के अंदर हो रही है उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे। और ये भी था कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतने ज़्यादा रिसोर्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो इसीलिए वो इन सबको कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने ये वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई और इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर कोई पॉलिसी को वायलेट करेगा या तोड़ेगा तो उसको फाइन लगेंगे, लॉस ऑफ स्टेट बेनिफिट्स हो जाएंगे, यानी कि मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो उनकी विड्रॉ कर ली जाएगी और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी उनके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी। और ये जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ज़्यादातर उन्होंने अर्बन एरियाज़ में अडॉप्ट करी, क्योंकि अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए बट ये कि रूरल फैमिलीज़ को उन्होंने थोड़ा सा एक्सेप्शंस में डाला। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, तो दैट मीन्स जिससे क्या हुआ, सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ हुआ इन चाइनाज़ ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, उनका ग्रोथ रेट कम हो गया। बट यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और क्रिएट हो गई और साथ में यहाँ पे डिक्लाइन हुआ इन द सेक्स रेशियो। दैट मीन्स प्रेफरेंस जो थी वो मेल चिल्ड्रन को ज़्यादा हुई और सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन जो थे वो बढ़ गए, निगलेक्ट हुआ फीमेल चिल्ड्रंस को। और साथ में दैट मीन्स जो सेक्स रेशियो जो थी मेल और फीमेल की वो डिस्टर्ब हो गई, फीमेल कम हो गई और मेल ज़्यादा हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम उनको फेस करने मिली कि एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो उस कंट्री में ज़्यादा हो गए और उनकी जो वर्क फोर्स थी वो श्रिंक हो गई। तो जिसके कारण यहाँ पे वन चाइल्ड नॉर्म जो थे, दैट मीन्स जो रिसोर्सेज जो थे पर चिल्ड्रन के रिकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने फिर बाद में इसको विड्रॉ भी किया। पर ये कि प्रॉब्लम जो थी वो इस पॉलिसी के कारण हमारे पास 4-1 का प्रॉब्लम अराइज हुआ। 4 स्टैंड फॉर द ग्रैंड पेरेंट्स, 2 स्टैंड फॉर द यंग जनरेशन एंड देन 1 स्टैंड फॉर द वन चाइल्ड, यानी कि बड़े बूढ़े जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस जनरेशन यानी कि प्रेजेंट जनरेशन के ऊपर डबल के तौर पे इनके सामने आया। तो बाद में इस पॉलिसीज़ को फिर इसलिए गवर्नमेंट ने बंद किया। तो इस वीडियो के अंदर मैं अभी यहाँ तक कवर कर रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।